करवा देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट पैसेज क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके। ग्रामर में ना आपके टेंसेस अच्छे होने चाहिए, और एक यस। एक्टिव और पैसिव वॉइस आपका अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ना आप एक्टिव और पैसिव वॉइस भी आपको देखने को मिलते हैं, और फिर हमें लगता है कि इन्होंने सारे ही थर्ड फॉर्म में क्यों दिए हुए हैं। बेसिकली उन्होंने थर्ड फॉर्म में नहीं दिए होते, उन्होंने एक्टिव और पैसिव वॉइस दिया होता है। और कुछ आपकी प्रेपोजिशंस अच्छी होनी चाहिए। प्रेपोजिशंस फिक्स्ड होती हैं, आपने गूगल से निकाल लें। वो आपको ही लर्न करनी पड़ती हैं कि किस वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन होती हैं। इन, एन, एट, ऑन, ये चीजें होती हैं, ये फिक्स होती हैं, आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस सिंपल सेंटेंस होता है, और पैसिव वॉइस जब ऑब्जेक्ट को ग्लोरीफाई किया जा रहा है उसके हिसाब से टेंस चेंज हो जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज कर रहे हैं तो पैसिव में वो फिर कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, और साथ उसके ईडी थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो ये कुछ एक दो चीजें हैं, इसके अलावा ज्यादा ग्रामर नहीं ये लोग इनकॉर्पोरेट करते, लॉजिकली आपको समझ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये पैसेज आज सॉल्व कर रहे हैं विच इज ऑल्सो हार्ड विच मीन्स ये डिफिकल्ट है, अगर ये इजीली हो जाता है तो आप इसका मतलब है कि अपना फिर इन द ब्लैंक्स आसानी से कर सकते हैं। A drop in the incidence of lightning strikes could impact the frequency of wildfires. आसानी समझ आ रही है, क्या बात चल रही है। Could impact, मैम ओन आना है। ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ। ऑन आएगा, या मैं यस। किया सॉल्व। जी। ठीक है, ऑन यहाँ क्यों आएगा ये बताएं आप। इम्पैक्ट टू द क्यों नहीं आ रहा, फॉर द क्यों नहीं आ रहा, इसका आइडिया है कुछ। एक, मैम वो एक तो आपने वर्ड के लिहाज से मैं। के फॉर्म को समझा, और सेंटेंस के फॉर्म की बेस पे आपने मार्क कर दिया कि यार इम्पैक्ट जी। ऑन था, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, जी। अब ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश हम दो चीजें ही करते हैं। दिस पीटी, क्योंकि हम इसको ब्रिटिश के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ना ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। जो वर्ड इम्पैक्ट है ये हमेशा प्रेपोजिशन ले, ये सारी प्रेपोजिशंस हैं, ये हमेशा ऑन प्रेपोजिशन लेता है। जैसे वर्ड इंटरेस्टिंग हमेशा इन प्रेपोजिशन लेता है। द वर्ड वेटिंग हमेशा प्रेपोजिशन लेता है, वेटिंग फॉर। वर्ड नोन, ही इज नोन एज लेता है या फॉर लेता है। तो ये वर्ड्स हैं जो कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस लेते हैं। इस तरह इम्पैक्ट है, ये ऑन प्रेपोजिशन लेता है। जब हम ब्रिटिश इंग्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश में आता है इम्पैक्ट के साथ प्रेपोजिशन, और वो आता है ऑन। यही अगर अमेरिकन होती तो इम्पैक्ट को जरूरत ही नहीं होती किसी प्रेपोजिशन की। अमेरिकन इंग्लिश में वो डायरेक्ट कहता है कुड इम्पैक्ट द फ्रीक्वेंसी। ये भी ठीक था, बट बिकॉज वी आर फॉलोइंग द ब्रिटिश रूल तो दैट इज वाई वी वेंट विद द प्रेपोजिशन, और फिर उसमें हमने सेलेक्ट की वो जिसके साथ इम्पैक्ट के साथ हमेशा ऑन आती है, एंड दिस इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज दैट। नेक्स्ट ग्रामेटिकली फिर मुझे आप ये बताएं कि ये ट्रेडिशनल कैलकुलेशंस ऑफ लाइटिंग फ्लैशेस एट द ग्लोबल, ट्रेडिशनल कैलकुलेशंस यहाँ क्या आएगा, आपने सॉल्व किया था अभी। मैम अनलाइक। अनलाइक आएगा, ठीक है। अच्छा, अनलाइक जो है ये ये एक ना, दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ preposition। पहली चीज तो ये ना डिफरेंस बताना चाह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कैलकुलेशंस और जो न्यू मेथड्स हैं, न्यूली डिवाइस्ड मेथड्स टू कैलकुलेट और ट्रेडिशनल मेथड्स टू कैलकुलेट लाइटिंग फ्लैशेस। सो दे आर बेसिकली ड्राइंग अ डिफरेंस कि अनलाइक जिस तरह से न्यू डिवाइस मेथड कैलकुलेट कर रहे हैं उस तरह से ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं कर रहे। अब अनलेस इज समथिंग जो और सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए आता है, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, ये वो चीजें हैं जो और सेंटेंस मीनिंग, यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग है और स्ट्रक्चर है वो ओनली दैट ओनली टेक्स अनलाइक, उसकी बजाय ट्रेडिशनल कैलकुलेशंस ऐसे ऐसे की जाती हैं। ये ग्रामेटिकली कह लो, ये भी फिक्स है।
नेक्स्ट क्या है, यहाँ क्या आएगा ये। मैम आप, बुलेट के साथ हमेशा आप आता है। जहां पे भी ये वर्ड यूज हो ना, कभी भी हम पढ़ें, कभी भी ऑफ या ऑन या अराउंड नहीं आता। ये जो मुझे लगता है बुलेट नहीं है, मोस्टली। दिस इज बिल्ड। अच्छा, यही भी है आप। ठीक है, अपनी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करें, आपको स्पीकिंग में इसको यूज करना है। ठीक है अगर हम मैम। ये टेंस पढ़े हैं तो प्रॉपर यहाँ क्या बात हो रही है, विच आर बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ क्लाउड्स दैट अप्रोच टेक्स इनटू अकाउंट द मूवमेंट ऑफ टाइनी आइस पार्टिकल दैट फॉर्म एंड मूव विद इन क्लाउड्स। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं बिल्ड बिल्ड अप। इन दीज आइस पार्टिकल्स। अच्छा, ये भी अगेन प्रेपोजिशंस हैं। जी। And in cold water droplets and soft hail formed inside clouds. इनसाइड क्लाउड जो ड्रॉपलेट्स हैं वहां इलेक्ट्रिक चार्जेस बिल्ड हो रहे हैं। अब क्या वो इलेक्ट्रिक चार्जेस उन आइस पार्टिकल्स के ऑफ मतलब दूर दूर बिल्ड हो रहे हैं, लेकिन हमारी बात है इन, क्या वो ऑन हो रहे हैं, मतलब अगर ऑन का मतलब है उन आइस पार्टिकल्स के ऊपर बिल्ड हो रहे हैं, बट वो बात ऑलरेडी कवर हो चुकी है कि वो आइस पार्टिकल्स के अंदर बिल्ड हो रहे हैं। क्या वो उन आइस पार्टिकल्स के अराउंड बिल्ड हो रहे हैं? अगर यहाँ वर्ड इन नहीं होता तो फिर आप अराउंड भी हो सकता था, वो ऑन भी हो सकता था, वी नेवर नो। राइट नाउ दे आर सेइंग कि उनके अंदर वो बढ़ते यानी इम्बेडेड है उसके अंदर, और वो पैदा होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते बिल्ड अप बढ़ते जा रहे हैं। सो यहाँ पे आई इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बढ़ने की बात हो रही है विद इन आइस पार्टिकल, तो बिल्ड अप का मतलब होता है बढ़ना, मजीद 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 होता जाना। देन दीज डैश ड्यूरिंग स्टॉर्म्स गिविंग राइज टू लाइटनिंग फ्लैशेस एंड थंडर। हमारे ऑप्शंस हैं डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज्ड। यहाँ जो वर्ड दीज है ये किसको रेफर कर रहा है? दिस इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यहाँ वर्ड दीज रेफर कर रहा है इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस को, कि ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट को, यानी क्या चीज हो रही है, जिस चीज पे एक्शन हो रहा है, उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। हमेशा सेंटेंस जब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है तो वो सब सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। अब आप सोचो कि इन्होंने सिंपल से सेंटेंस में ये सारे क्यों हमें ईडी ईडी, या मैक्सिमम अगर आप लगाएंगे तो आप लगा देंगे दीज आर डिस्चार्जिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, क्योंकि आपको लगेगा सिंपल सेंटेंस है, तो या तो डिस्चार्ज आएगा या डिस्चार्ज्ड आ जाएगा या आर डिस्चार्जिंग आ जाएगा। ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो आर के साथ थोड़ी ना ईडी आता है। ऐसा ही आप करेंगे। लेकिन क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में आपकी वर्ब सिंपल से कॉन्टिन्यूस में चली जाती है, ये सिंपल टेंस की बात चल रही है, कोई पास्ट की नहीं चल रही, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको उन्होंने कन्वर्ट किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आर के साथ, और फिर उसके साथ थर्ड डिस्चार्ज। फॉर्म लगा दी, क्योंकि ये पैसिव वॉइस था, क्योंकि यहाँ बात स्टार्ट हो रही थी हमारे ऑब्जेक्ट से। दैट इज वाई दीज आर डिस्चार्ज्ड ड्यूरिंग। अगर आप नॉर्मल सी एक्टिव वॉइस में रहते हुए देखते तो आप सबसे पहले शायद इसी ऑप्शन को कट डाउन कर दें कि आर के साथ तो ईडी तो नहीं आता, आर के साथ क्या तो आईएनजी आता है, ये भी ठीक है। अगर पास्ट की बात कर रहे होते तो आप ये ठीक करते, लेकिन प्रेजेंट की आपके पास शायद ये दो ऑप्शंस के साथ आप चले जाते। अंडरस्टूड नाउ? मार्क तो आपने कर दिया, बट क्यों कैसे था, कुछ प्रेपोजिशंस हैं जो यू नीड टू लर्न। देन कंपैरिजन ड्रॉ किया गया था अनलाइक। अच्छा, अनलाइक हमेशा यूज होता है जब किसी भी रिसर्च के लिए यूज किया जाए, मेथड के लिए यूज किया जाए, या डेटा के लिए यूज किया जाए। और यहीं पे अगर कोई सॉलिड चीज होती यानी फिजिकल चीज होती, फिर हम कभी अनलाइक नहीं यूज करते, फिर हम यूज करते हैं ऑपोजिट।
अनलाइक का मतलब भी ऑपोजिट होता है। हमने कभी कहा है दिस बिल्डिंग इज अनलाइक, हम हमेशा कहते हैं ऑपोजिट टू दैट। फिजिकल एग्जिस्टेंस रख रहा है उसके लिए वर्ड ऑपोजिट जाता है। और जो डेटा हो, जो कैलकुलेटिव डेटा हो जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके लिए हम हमेशा वर्ड अनलाइक यूज करते हैं। और ये आपका एक एक्टिव और पैसिव वॉइस। इज इट क्लियर नाउ कि ग्रामेटिकली किस तरह समझना है, या नेक्स्ट कभी भी एक्टिव पैसिव आए तो उसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। ओके। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। आप इनको फिल इन द ब्लैंक्स को डेली करें सॉल्व, 2 से 3 डेली कर लिया करें। उसमें कोई भी इशू आ रहा है, ग्रामर इशू है, लॉजिकली नहीं समझ आ रहा, कॉन्टेक्चुअली नहीं समझ आ रहा, यू गाइस कैन आस्क मी इन ग्रुप। Okay, now we are going to skip multiple choice questions because it's unimportant, but मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ how it looks like. So this is the passage here and this is a question and these are the options. You have to select two options. Why it's unimportant? The first reason is it takes a lot of time. You have to read the whole passage and then kind of read the whole options and then have to select two options. अब इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद what will happen is कि अगर आपने इन दोनों में से कोई एक रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो it will give you a negative marking. For example, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आपने ये दो सिलेक्ट कर लिया, इसमें से एक ठीक था बट एक रॉन्ग था। अल्टीमेटली क्या होगा, आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे। तो वो ना करके भी 0 होंगे, वो करके भी 0 होंगे। स्टिल अगर आप करना चाह रहे हैं तो डोंट गिव मोर देन 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड्स के अंदर कोई एक ऑप्शन आपको लग रहा है कि यार ये ए वाला तो कंफर्म है, मुझे ये भी नजर आ गया, जस्ट मार्क द ए और बाकी और कोई सिलेक्ट मत करें। अगर ये रॉन्ग हो गया तो चलो फिर तो 0 है, बट इफ इट्स राइट तो एटलीस्ट वो नेगेटिव मार्किंग में 0 तो नहीं होगा ना। विद इन 50 सेकेंड्स एटलीस्ट आपको एक जो है वो स्कोर मिल जाएगा, 1 स्कोर। पेपर में आपको जो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपने ऐसे ही करना है। अगर मैक्सिमम आपने इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रहे लेकिन आप चाह रहे हैं फिर भी मैं सॉल्व कर लेते शायद, तो आपका ये क्वेश्चन जैसे ही आया आपने फौरन कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट, दो मत करें, एक बाय चांस समटाइम वो ठीक हो जाता है। सिलेक्ट किया, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट को भी सिलेक्ट किया, नेक्स्ट। सेव योर टाइम, बिकॉज ये वाला वो क्वेश्चन है जो टाइम इतना ले लेता है बट मार्क्स नहीं देता, तो इसलिए हम नहीं करते इसको। ओके, नेक्स्ट वी हैव। मैम अगर पेपर में हम इसको ना करना चाहें तो तो मत हम इसको टिक ही करें। नहीं करेंगे, वैसे ही आगे मूव ऑन हो जाएंगे। मत करें, ना करें। आप सेलेक्ट ही मत करें, कोई ऑप्शन नहीं करना, मत करें। एक कर लें, अगर बाय चांस ठीक हो जाता तो वेल एंड ग्रेट, नहीं होता तो नहीं होता। उसको एक ऑप्शन मैम सिलेक्ट नहीं करने में कितना होता ही तो टाइम नेगेटिव लग मार्किंग जाएगा। तो नहीं होगी अगले में? नहीं, अगर आप एक सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो या तो 0 होगा या 1 मार्क होगा। नेगेटिव ठीक है। मार्किंग होती है जब आपने दो ऑप्शन सिलेक्ट किए और उसमें से एक गलत हो गया, तो वो जो 1 मार्क आपने सिक्योर किया था वो भी आपका नेगेटिव में कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज रीऑर्डर पैराग्राफ्स। इम्पॉर्टेंट है ये भी, एंड इट्स फाइन, ओनली गिव यू मार्क्स इन रीडिंग। पेपर में आपको 2 से 3 रीऑर्डर पैराग्राफ्स आ जाते हैं, मैक्सिमम 8 मार्क्स इसमें से आपको मिलते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, रीऑर्डर पैराग्राफ्स का मतलब क्या है, ये ना आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दे कॉल दीज स्टेटमेंट्स द पैराग्राफ्स एक्चुअली। 1 2 3 4 आपने ना इनको ये रैंडमली यहाँ पे इनपुट की गई हैं, इनकी सीक्वेंस खराब है, आपने इनको जो है वो सीक्वेंस इनकी प्रॉपर के साथ एडजस्ट करना है। जिस तरह भी आप करें, आप इसको रीड करें, देन आपने फाइनलाइज कर दिया कि इट्स प्रॉपर सीक्वेंस इज 2 4 3 1। अब मार्क्स कैसे मिलेंगे, एक पेयर का 1 मार्क, 1, देन 2 एंड देन 3। इसमें से अगर आपका एक पेयर
ये वाला रॉन्ग हो गया, लेकिन ये दो ठीक हैं, तो आपको 3 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर ये भी रॉन्ग हो गया, ये ठीक है, तो आपको 3 में से 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से है। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पेयर्स आपके ठीक हों, बट नहीं हो रहे तो कम से कम जो आपको एक में आपको श्योरिटी है कि ये तो एक साथ ही आएंगे, तो आपने उसको तो कर देना। अब ये पता कैसे चलेगा, इनको सॉल्व कैसे करेंगे आप, पे क्या सीक्वेंस है। एक चीज होती है डिपेंडेंट सेंटेंस और एक चीज होती है इंडिपेंडेंट सेंटेंस। डिपेंडेंट सेंटेंस को हमेशा एक सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है अपने से पहले, टू जनरेट अ मीनिंग। इंडिपेंडेंट सेंटेंस को अपने से पहले किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है मीनिंग को क्रिएट करने के लिए, वो इट्स सेल्फ ही अपना मीनिंग जो है वो होल्ड करता है। आइडेंटिफाई करें सबसे पहले वो सेंटेंसेस जो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो। दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर उसके दो डिपेंडेंट होते हैं। फिर आपका एक टास्क रह जाता है कि कौन सा सेंटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस हमेशा प्रॉपर स्टार्ट होता है विदाउट एनी ट्रांजिशनल वर्ड या कनेक्टर। मोर ओवर, हाउ एवर, सेकेंडली, फर्दरमोर, इन कॉन्ट्रास्ट, रिजल्टेंटली, ये वो सारे वर्ड्स हैं जो डिपेंडेंट सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। यानी मोर ओवर का मतलब है मजीद। अब मजीद के बारे में बात करें तो उससे पहले भी तो कोई बात होगी ना। फॉर एग्जाम्पल, एज दिस वार्म एयर। एज दिस का मतलब है जैसे कि ये गर्म हवा, यू नो, इन उर्दू। दैट मीन्स दिस वार्म एयर, ये इस वार्म एयर को रेफर कर रहा है, कहीं वार्म एयर है। तो ये सेंटेंस तो नहीं स्टार्ट हो सकता डायरेक्टली। अब ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट। वी विल सी कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट सेंटेंस है व्हेन अ कैंडल बर्न्स द फ्लेम हीट्स। व्हेन, जब एक मोमबत्ती जलेगी, और वो इंडिपेंडेंट, कोई कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस। दिस क्रिएट्स अ कॉन्टिन्यूअल साइकिल। दिस व्हाट, किस चीज को रेफर कर रहा है, यानी अपने से पहले किसी चीज को रेफर कर रहा है कि ये क्रिएट करेगा। डिपेंडेंट सेंटेंस, when that cooler air is heated, that cooler air, sorry, which cooler air? Again, it requires a cooler air before this. This means again a dependent sentence. So all in all, our first sentence was independent और ये तीनों dependent थे। अब ये तो स्टार्ट हो गया, अब लेकिन ये तीनों डिपेंडेंट हैं, तो इनमें से फर्स्ट कौन सा जाएगा। सेंटेंस की स्टार्टिंग और पिछले सेंटेंस की एंडिंग विल टेल यू कि इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। When a candle burns, the flame heats the nearby air and starts to rise. फ्लेम नियर बाय एयर को हीट अप कर देता है, तो वो स्टार्ट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी मूवमेंट उसकी, यानी वार्म एयर की बात। एज दिस वार्म एयर, अच्छा ये जैसे ही ये वार्म एयर अपवर्ड मूव कर रही है, यही बात इधर से कंटिन्यू हो रही है, यानी हम इसको इधर ही रखेंगे। माइट भी पॉसिबल कोई और सेंटेंस हो और वो हमें लगे कि उसकी सीक्वेंस ज्यादा बेटर जा रही है, तो हम उसको वहां पे इनपुट कर देंगे, बट फॉर नाउ इट्स 2 4। This creates a continual cycle, but okay. Cooler air and oxygen rush in the bottom, फिर उसकी उस गर्म हवा की जगह कूलर एयर आ जाएगी of the flame to replace it. I remember I read a word when that cooler air. So my this sentence ended with a cooler air. When that cooler, अब फिर जब ये कूलर एयर भी हीट होगी तो ये भी राइस होगी और फिर रिप्लेस हो जाएगी कूलर एयर से। अच्छा, यहाँ ये क्यों नहीं आ सकता था। ये सेंटेंस कह रहा है दिस क्रिएट्स अ कॉन्टिन्यूअस एक साइकिल,
बट अभी तो हमने एज सच साइकिल कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने तो अभी बस पढ़ा कि ये हवा जो है मूव हुई और उसके बाद कूलर एयर आई। अच्छा, फिर वो वाली भी हुई हीट अप, उसकी जगह अब ये एक कॉन्टिन्यूअल साइकिल बन गया। देन दिस कॉन्टिन्यूअल साइकिल, और हमेशा जो सेंटेंस लास्ट का होता है वो ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जो पढ़ के लगे कि ये बिल्कुल एक बात को क्लोज कर रहा है। This creates a continual cycle of upward moving air, which gives the flame its elongated teardrop shape. अब पूरी स्टोरी पढ़ोगे आपको लगेगा बड़े प्रॉपरली स्टार्ट हुई है, फिर बाद में एडिशन किया है, फिर नेक्स्ट बात की है, और फिर लास्ट पे क्लोजिंग दे दिया। दिस इज योर रीऑर्डर पैराग्राफ। जब आप इसको कर लेंगे सॉल्व पेपर में, तो आप सबमिट नहीं करेंगे। अच्छा, डू नॉट गिव मोर देन 60 सेकेंड्स, विच मीन्स 1 मिनट टू दिस। 1 मिनट में बस मैम स्टार्टिंग ये पढ़ो ऐसे ही एंड। लाइंस उठा के एक दूसरी जगह पे रिप्लेस कर देंगे? हाँ जी, ऐसे ही आप इसको अपने माउस से क्लिक करें, होल्ड करें और इसको मूव करते जाएं। आपने इसको सबमिट कर देना है और इसका रिजल्ट चेक कर लेना है। देख लेते हैं क्या आ रहा है। आई इंटरनेट इश्यूज। चलिए नेक्स्ट मैं आपको करवा देती हूँ रीऑर्डर। ये आप करेंगे, इजी सा कोई देती हूँ, ये करें। ओके, लेट्स डू दिस। मुझे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पहले सेपरेट करके दें। मैम जो फर्स्ट मैं तो वन है ना, हम्म वो डिपेंडेंट है और बाकी तीनों उस पर डिपेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। thus is a connector while efforts is like something के while efforts are being to reduce this impact, कौन सा impact, these emissions, कौन से emissions। तो ये आपका लाइफ स्टाइमिंग नोटेबल। ठीक है, अब आप मुझे नेक्स्ट एडजस्ट करके दें। मैम फर्स्ट पे ये आएगा, उसके बाद मैं बताती हूँ। राबिया, आप भी। मैम सेकंड पे थर्ड वाला आएगा, मुझे लग रहा है while efforts are being made to नो reduce मैम। this emission। एमिशंस की बात हो रही है। मैम इस पे जाएगा फोर्थ वाला। ओके। Yes, these emissions। उसके बाद आएगा सेकंड वाला। नहीं नहीं, उसके बाद मैम जाएगा वाइल वाला, वाइल एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट। अब ठीक है। जी राबिया, आपकी क्या सीक्वेंस होगी। मैं अभी देख रही हूँ, एक मिनट। एंडिंग दोनों सेंटेंसेस की पढ़ें अच्छे से। आपको क्या लग रहा है कि कौन सी जो सेंटेंस की एंडिंग है वो ऐसे लग रहा है कि जब हम पैसेज खत्म कर रहे होते हैं, हम समराइज कर रहे होते हैं अपनी बात को, तो हम ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एफर्ट्स।
बीइंग मेड, यानी मुझे जो तीसरे वाला है वो लास्ट लग रहा है, while efforts are being made to reduce the impact. ओके, सो अब Maybe इसको सबमिट। completely. 1432, किसकी ठीक है? मेरे वाले while efforts are being used मैंने बोला था। आपको इसके मार्क्स मिलेंगे 14, हाँ 1 मार्क मिलेगा, बिकॉज आपका फर्स्ट वाला ठीक है। सेंटेंस क्यों मैसेज कर रहा है? सेंटेंस की एंडिंग और, यानी ये सेंटेंस कह रहा है कि वाइल हम मैनेजमेंट, मैन्योर मैनेजमेंट को इस बीइंग मेड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, स्टिल इन्वायरमेंटल कंसर्न्स स्टिल एक चैलेंज है। इसका मतलब दस, ये मतलब मजीद, ताहम, इनोवेटिव स्ट्रेटजीज आर रिक्वायर, स्टिल रिक्वायर टू क्रिएट मोर सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक सिस्टम्स। और हमारा पैसेज भी ना लाइफ स्टॉक सिस्टम और फार्मिंग पे था, तो हमारी जो टॉपिक की एंडिंग होनी चाहिए थी ना, वो भी ऐसे ही होनी चाहिए थी। तो राबिया, आपने इससे पहले जो मुझे दी थी, वो आपने कहा था ये वाइल वाला शायद सेकंड पे जाएगा। आई डोंट नो 10 वाला बोला था या वाइल। अगर आप वाइल ऐड कर देती ना सेकंड पे, तो आपको समझे 0 मार्क्स मिलने थे फिर उस चीज के। तो 0 से बेटर है आप कम से कम तो एक या मैम दो पैसे। मैंने बोला था कि वाइल वाला लास्ट पे जाएगा, मैंने ये बोला था क्योंकि पहले वाइल वाला ये थर्ड पे था ना, जी, लेकिन मैंने बोला हाँ था ये ये फोर्थ आपने पे अभी जाएगा। बोला है। आई थिंक उससे पहले भी आपने सेकंड का बोला था कि तो उस हिसाब से आपकी फिर बिल्कुल जो है 0 मार्क्स आने थे। और सना, आपने मुझे दी थी ये वाली, तो आपके मार्क्स इसमें बनते हैं कम, 3/3। गुड जॉब। Yes, ma'am. ओके, अब ये Okay. इसमें राबिया आप मुझे बताएंगी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है, सना आप नहीं। मैम स्ट्रीट फूड हैज बिकम अ ग्लोबल फिनोमेना, ये तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसको क्या करूं, फर्स्ट पे ले जाऊं? और डिपेंडेंट कौन कौन सा है? एज अ रिजल्ट वाला, हम्म। over time street food has gained popularity among all social classes. Initially it was a way, मैम ये दो, टू एंड थ्री मुझे लग रहा है। ओके, अब फर्स्ट पे कौन सा सेंटेंस जाएगा? आपने सना आपकी, आपको समझ आ गया क्या आएगी? मैम फोर वाला सबसे पहले जो फोर वाला ओके, है वो सबसे पहले फोर, जाएगा। ओके, उसके बाद आएगा इनिशियली इट वाज अ वेरी लो इनकम इंडिविजुअल्स टू अफोर्ड मील्स। ओके, देन जाएगा इनिशियली इट वा नहीं, उसके बाद आएगा एज अ रिजल्ट इट नाउ रिप्रेजेंट अर्बन कल्चर एंड जॉब्स फॉर्मिंग। और देन वो फिर मुझे तो ऐसे लग रहा है, बाकी अगर मैं गलत हूं तो आप बता दें। जी राबिया, स्ट्रीट फूड हैज बिकम ग्लोबल फिनोमेना। इनिशियली लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए था, अफोर्ड मील्स, एज अ रिजल्ट। रिजल्टेंट बात आप सेंटर में कर सकते हैं। नहीं नहीं,
इनिशियली क्या था और ओवर टाइम क्या हुआ और फिर उसका क्या रिजल्ट आया? एज अ रिजल्ट फिर एंड पे जाएगा। नीचे ले जाएं इसको। राबिया आप बताएं, क्या ये आप ठीक है या नहीं, ओवर टाइम लास्ट पे आएगा? डू वी हैव राबिया? यस वी डू हैव। चलें इसको अब सना। मैम वेट मैं कर रही हूँ बस। इतना टाइम नहीं लगाना बिल्कुल। एज अ रिजल्ट जो बात होती है वो हमेशा कंक्लूजन में जाती है, टू समराइज यस मैम। रिजल्टेंटली। तो आपका बाकी सब ठीक था कि शुरू में स्ट्रीट स्ट्रीट फूड पहले ये था उसका, उसके इंट्रोडक्शन दिया, जी। इनिशियली उसका ये पर्पस था, फिर बहुत अच्छा वक्त है। के साथ साथ ऐसा होता गया और अब फाइनली रिजल्टेंटली इसका ये मकसद है। दिस इज हाउ यू डू योर रीऑर्डर पैराग्राफ्स। तीन मैक्सिमम तीन पैसेजेस आते हैं आपको पेपर में, ठीक है? पैसेजेस का मतलब इस तरह से तीन टॉपिक्स आपने उनके विथ 3 मिनट्स के अंदर तीनों को कवर करना है, वाइंड अप करना है। और इसको सॉल्व करने का मेथड भी मैंने बता दिया है, उसी को फॉलो करना है। पहले इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को सेग्रीगेट कर लें, फिर देख लें कौन सा इंडिपेंडेंट स्टार्ट में जाएगा और उसका डिपेंडेंट क्या बनता है। हमेशा सेंटेंस की एंडिंग और सेंटेंस की स्टार्टिंग और ऐसे कुछ वर्ड्स इनिशियली मैम ये पहले इनसे ओवर पहले म्यूट टाइम। कर दे, इनकी हैंड फ्री डिस्टर्ब कर रही है। किन की? ओके। सो इस तरह आपने रीऑर्डर पैराग्राफ्स कर लेने हैं। इसमें आपको 5 भी मिलते हैं, लाइक मैम 5 इसमें हम मैक्सिमम टाइम कितना खुद को प्रिपेयर करें कि हम पेपर में इतना टाइम दें एक को? आप पेपर में 60 सेकेंड्स देंगे। टाइम फिक्स होगा या हम खुद से देंगे? आपने खुद देना है 1 मिनट, फिक्स ठीक। टाइम नहीं है इसका। जिसका फिक्स टाइम ठीक है। है वो मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी। सिर्फ एक दो और ये तीन क्वेश्चंस का फिक्स टाइम है। सो ये आपके रीऑर्डर पैराग्राफ्स हैं, बहुत सिंपल से हैं। बस ये दो तीन इसकी टेक्निक्स हैं, आप उसको फॉलो करेंगे आपका रीऑर्डर कभी गलत नहीं होगा। रीऑर्डर पैराग्राफ्स में कोई आपको मिस्टेक है तो मुझसे, ओ सॉरी कंफ्यूजन है तो पूछ रहे हैं। अच्छा अब मैं ना आपको मैम एक, ये बता के आपने इजी कर दिया, ये जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला सीन है ना। आपने इसी एक ही ये इसकी स्ट्रैटेजी है, हाँ जी। बस आपने पढ़ना है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट से एक आधा आपका जो है ना वो पेयर तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। और बाकी आपने सेंटेंस की एंडिंग्स और स्टार्टिंग्स पढ़नी है कि कौन सा सेंटेंस किस बात पे खत्म हुआ और अगला सेंटेंस उसी बात की कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। देन ये आपकी मल्टीपल चॉइस विद सिंगल है, सिंगल आंसर्स। इसको भी हम नहीं सॉल्व करते, क्यों? क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव पैसेज आपको रीड करना पड़ेगा और उसके बाद आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। पेपर में आपको जितने भी आ जाएंगे, एक टॉपिक में आपको 1 मार्क मिलेगा। अच्छा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपने पेपर में ना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। और अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जब आप बार बार अभी मॉक टेस्ट करोगे ना आपको टाइम मैनेज करने का अंदाजा होता जाएगा। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी चल रही है और आपको पता है कि यू हैव गुड टाइम रिमेनिंग टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, तो आप बेशक इसको थोड़ा रीड आउट करके कर लें। अदरवाइज नो नीड, सिंपल जस्ट सिलेक्ट वन ऑप्शन, नेक्स्ट, जस्ट सिलेक्ट वन ऑप्शन, नेक्स्ट एंड सिलेक्ट वन ऑप्शन। तीन से ज्यादा नहीं आते पेपर में। वन ऑप्शन एंड नेक्स्ट, 1 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक हो जाएगा तो गुड इनफ, नहीं होगा तो इट्स फाइन। बिकॉज इसके बाद भी कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें आपको टाइम रिक्वायर होगा और जो आपको अच्छे मार्क्स भी देंगे, तो हम उनके लिए अपना टाइम सेव करेंगे। नाउ यू गाइस आर ओनली लेफ्ट विद रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको सिर्फ रीडिंग में ही मार्क्स देंगी। इसको हम नेक्स्ट करेंगे एंड योर रीडिंग विल बी कंप्लीट। Any question from today's lecture you guys can ask.